डेली करंट अफेयर्स के आज के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में हम पढ़ेंगे आत्मनिर्भरता इन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग। पीएम मोदी जी ने जो आत्मनिर्भरता के बारे में कहा है डिफेंस सेक्टर के लिए, वो डिस्कस करेंगे हम। नेक्स्ट बातें करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रिजर्वेशन जो है, रिजर्वेशन ने रिजर्व कास्ट के अंदर, आरक्षण ने रिजर्व कास्ट के अंदर खुद ही इनइक्वालिटीज़ क्रिएट की हैं, असमानता पैदा की है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट बातें करेंगे जो भी नेशनल और इंटरनेशनल इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उनके बारे में। वेलकम टू ऑल एस्पिरेंट। डेली करंट अफेयर्स के एक न्यू लेक्चर सेशन के साथ मैं हूँ श्रेया। आज हम डिस्कस करेंगे 28 अगस्त 2020 के इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स। इस लेक्चर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, साथ ही साथ वेबसाइट से भी मिल जाएगी। आप हमारे इस क्वालिटी कंटेंट को सपोर्ट करने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एस्ट्रो एकेडमी का यूट्यूब चैनल। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। हमारे सारे सोशल मीडिया अकाउंट के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, वहाँ से आप हमसे जुड़ सकते हैं और आपके जो भी सजेशंस, फीडबैक या क्वेरीज हैं वो हम तक आप पहुँचा सकते हैं। बात करेंगे एक वेबिनार में पीएम मोदी जी ने बोला कि आत्मनिर्भरता जो है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में हम बात करेंगे। उन्होंने कहा कि इंडिया अपने फ्रेंडली नेशंस के लिए रिलायबल वेपन सप्लायर बन सकता है, एक विश्वसनीय वेपन सप्लायर बन सकता है। और इसके साथ ही साथ इंडिया की जो पोजीशन है इंडियन ओशन में, वहाँ पे अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट कर सकता है एज अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में। बात करेंगे नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर क्या होता है। नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर होता है कोई देश जो है वो जिस क्षेत्र में रह रहा है सुरक्षा की दृष्टि से, ना केवल अपने लिए बल्कि आसपास के जो देश हैं उनकी भी जो सिक्योरिटी से रिलेटेड टेंशन्स हैं उनको दूर कर सके और उनकी भी सिक्योरिटी को इंश्योर कर सके, तो वो ऐसा देश जो है उसको नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर कहा जाता है। उन्होंने मेंशन किया, पीएम ने मेंशन किया कि ये बहुत ही पहला टाइम है कि एफडीआई जो है डिफेंस सेक्टर में वो 74% है जो ऑटोमेटिक रूट से आ रहा है। और इसके साथ ही जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, जो आर्टिलरी से रिलेटेड फैक्ट्री बोर्ड है, और वो भी कॉर्पोरेटाइजेशन के पोजीशन में है, निगमीकरण के पोजीशन में है। यहीं पे शॉर्ट में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये OFB ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड क्या है। तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड जो है वो इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ के अंडर गवर्नमेंट एजेंसी है इंडिया में, जो कि डिफेंस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन DDP के तहत रेगुलेट होता है। और ये DDP जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में काम करता है। यहाँ पे जो रेगुलेशन है वो किसके लिए है, तो स्मॉल आर्म्स हैं, एयरक्राफ्ट वेपन्स हैं, एंटी एयरक्राफ्ट हैं, एंटी एयरक्राफ्ट वारफेयर है, नेवल वेपन्स हैं, एंटी शिप वेपन्स हैं। तो इन सब का जो ये सारी जो प्रोडक्ट्स हैं इनका रेगुलेशन होता है। और साथ ही ये हमें जान लेना बहुत ज़रूरी है, इनका हेडक्वार्टर जो है वो कोलकाता में है, आयुध भवन के नाम से कोलकाता में है। नेक्स्ट बात करेंगे कि पीएम ने ये भी मेंशन किया कि ये सारे जो मेजर्स हैं वो लिए जा रहे हैं, उसमें ईज़ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग का जो लेवल है उसको बहुत ही ध्यान में रखना है। साथ ही साथ सिंप्लीफाइंग एक्सपोर्ट रिफॉर्म्स इन टफेस्ट सेक्टर लाइक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जो IP का सेक्टर है उसको, उसमें भी रिफॉर्म करना है। साथ ही साथ टैक्सेशन में भी रिफॉर्म करना है, इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी में भी रिफॉर्म करना है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी जो है वो दिवालियापन से रिलेटेड है। साथ ही साथ पीएम ने ये भी मेंशन किया कि जो 2 डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हैं उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में, उसने टारगेट किया गया है कि 20,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अगले आने वाले 5 सालों में किया जाएगा। पीएम ने ये भी बताया कि 101 आइटम्स जो हैं उनमें नेगेटिव इंपोर्ट लिस्ट में उनको इंक्लूड किया गया है रिसेंटली, जो भी रिजर्व थी डोमेस्टिक इंडस्ट्री में। और ये जो लिस्ट है
इसको फर्दर एक्सपेंड भी किया जा सकता है, उन्होंने ये भी बोला। साथ ही डिफेंस मिनिस्टर ने ये मेंशन किया, डिफेंस मिनिस्टर जो हैं हमारे श्री राजनाथ सिंह जी ने, उन्होंने कहा है कि डिफेंस का जो बजट है उसका प्रोक्योरमेंट जो है डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए केवल है और इस साल वो 52,000 करोड़ होगा। नेक्स्ट बात करेंगे कि गवर्नमेंट जो है उसने ऑलरेडी एक ड्राफ्ट जो है डिफेंस प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी का DPEPP का 2020 का, उसको पब्लिक फीडबैक के लिए इशू कर रखा है ऑलरेडी। और इसमें एम किया गया है कि जो भी मैन्युफैक्चरिंग टर्नओवर है डिफेंस सेक्टर में उसको $25 बिलियन या फिर 1,75,000 करोड़ का करना है, रुपए का करना है। और इसमें इंक्लूड होगा $5 बिलियन का एक्सपोर्ट मतलब निर्यात, इसमें शामिल करना है $5 बिलियन का। और वो करना है एरोस्पेस में, $5 बिलियन का एक्सपोर्ट एरोस्पेस में करना है। और डिफेंस गुड्स जो हैं, गुड्स एंड सर्विसेज के लिए ये एम किया गया है कि $25 बिलियन का मैन्युफैक्चरिंग टर्नओवर करना है 2025 तक। साथ ही साथ जो सेक्रेटरी डिफेंस प्रोडक्शन है राजकुमार, उन्होंने ये मेंशन किया है कि कोई भी फॉरेन कंपनी जो है रजिस्टर्ड है इंडिया में, इवन कोई सब्सिडरी ही हो फॉरेन कंपनी की, तो उसे भी कंसीडर किया जाएगा एज एन इंडियन वेंडर के तौर पे। इसका मतलब ये हुआ कि कोई अगर फॉरेन कंपनी है जो इंडिया में रजिस्टर्ड है या फिर फॉरेन कंपनी की कोई सब्सिडरी कंपनी है, तो अगर वो इंडिया में अपना जो भी प्रोडक्शन है उसमें अपने गुड्स बेच रही है या फिर सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, तो उसको भी एज एन इंडियन वेंडर कंसीडर किया जाएगा, मतलब कि इंडियन विक्रेता की तरह उसे भी देखा जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है रिजर्वेशन को लेकर के। रिजर्वेशन को लेकर के उन्होंने कहा है कि जो रिजर्व कास्ट हैं उनके अंदर आरक्षण के चलते ही काफ़ी सारी इनइक्वालिटीज़ क्रिएट हो गई हैं। सुप्रीम कोर्ट की एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने ये कहा है कि राज्यों में ये हो सकता है कि जो भी SC/ST कैटेगरीज हैं उसके अंदर क्या है सब ग्रुप्स बनाया जाए, और इसमें क्या होगा कि वीकेस्ट आउट ऑफ द वीक को बेनिफिट्स मिलेंगे, जो भी कमज़ोरों में सबसे ज़्यादा कमज़ोर हैं उनको बेनिफिट्स मिले। इसके लिए उन्होंने बात की 2004 के एक जजमेंट की, जो कि EV चिन्नैया वर्सेस आंध्र प्रदेश का मामला है। उसमें ये जजमेंट जो डिलीवर किया गया था 5 जजों की बेंच थी, और उसमें ये बात थी कि जो शैक्षणिक संस्थान है उसमें और जो भी रोज़गार है, नौकरियां हैं, उनमें प्रवेश के लिए आरक्षण देने के लिए जो राज्यों के पास अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियां हैं उसमें उपवर्गीकरण सब ग्रुप्स बनाने की शक्ति नहीं है, ये फैसला आया था। तो इसमें जो 5 जजों की पीठ थी उसमें ये फैसले पर गौर करने की ज़रूरत है, ये अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। इस कॉन्टेक्स्ट में, रिजर्वेशन के कॉन्टेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि वंस अ मॉर्गेज ऑलवेज अ मॉर्गेज। मॉर्गेज का मतलब होता है कोई लीगल एग्रीमेंट, तो कोई लीगल एग्रीमेंट जैसा कि ये जो रिजर्वेशन की बात है या फिर कास्ट के क्लासिफिकेशन की बात है, तो ये आर्टिकल 341 के तहत ये बताया गया है कि राष्ट्रपति के आदेश में सभी जातियां सजातीय समूह जो है के जातियां सजातीय समूह का एक वर्ग का गठन करती हैं और उन्हें आगे विभाजित नहीं किया जा सकता। तो इसके ऊपर कमेंट किया है सुप्रीम कोर्ट ने। और साथ ही साथ जो भी सिटीजन्स हैं वो ऐसे सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड हैं, उनको ऐसा नहीं ट्रीट करना चाहिए कि वो अनंत काल के लिए बैकवर्ड ही हैं। जो भी इससे ऊपर आ चुके हैं, जिन्हें भी आरक्षण का फ़ायदा मिल चुका है, उन्हें इससे एक्सक्लूड करना चाहिए क्रीमी लेयर की तरह, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। साथ जो भी हमारी अनुसूचित जातियां हैं, शेड्यूल कास्ट हैं और शेड्यूल ट्राइब से अनुसूचित जनजातियां हैं, उन्हें सेंट्रल की लिस्ट में होमोजीनियस ग्रुप के रूप में कॉन्स्टिट्यूट नहीं किया गया है, होमोजीनियस ग्रुप के रूप में स्थापित नहीं किया गया है।
नेक्स्ट अब डिस्कस करेंगे कुछ नेशनल इंटरनेशनल इम्पोर्टेंट न्यूज़ को वन लाइनर्स के रूप में। तो पहली बात करेंगे DGCA, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। इन्होंने प्रपोज किया है वाईफाई एक्सेस रूल्स का, जो कि फ़्लाइट में वाईफाई दिया जाता है उसके रूल्स के बारे में। इसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो हैं वो केवल तभी यूज़ की जाएंगी जबकि एयरक्राफ्ट जो है 3000 फीट या उससे ऊपर होगा, और साथ ही साथ अगर जो भी प्रोटोकॉल्स हैं उनका वायलेशन होगा पैसेंजर्स के द्वारा तो उनके ऊपर कुछ प्यूनिटिव एक्शंस भी लिए जाएंगे, कुछ दंडात्मक कार्रवाई भी होगी। वर्बल असॉल्ट के मामले में जो पैसेंजर्स हैं उनको 3 महीने का फ्लाइंग बैन जो है वो दिया जाएगा, उनको बैन कर दिया जाएगा। साथ ही अगर फिज़िकल असॉल्ट का मामला है तो 6 महीने के लिए बैन किया जाएगा उनको, और अगर ऐसी कोई घटना है जिसमें कि सेफ्टी को लेकर हैम्पर कर रहे हैं अदर पैसेंजर्स के, तो 2 साल के लिए उनको बैन कर दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन में री इम्पोज किया गया है कुछ रेस्ट्रिक्शंस जो भी रिलीजियस गैदरिंग है कश्मीर में, तो इसकी बात हुई है। और नेक्स्ट DG NCC मोबाइल ऐप, जो डायरेक्टर जनरल NCC मोबाइल ऐप है उसको लॉन्च किया गया है डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा, और उसमें एम किया गया है कि जो NCC कैडेट्स हैं, नेशनल कैडेट कॉर्प्स के जो कैडेट्स हैं उनको ट्रेनिंग मटेरियल्स इसके द्वारा प्रोवाइड कराया जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे यूनाइटेड नेशन के एक ऑफिशियल के द्वारा ये कहा गया है कि इंडिया में जो PM मोदी का विज़न है कि 6 लाख विलेजेस को कनेक्ट किया जाएगा इंडिया में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के द्वारा अगले 1000 दिनों में। तो इसको लेकर के इस कॉन्टेक्स्ट में बात उन्होंने कही है उस ऑफिशियल ने कि इंडिया के पास अपने जो भी पोस्ट कोविड-19 का जो टाइम होगा उसमें कंट्री को बेटर बनाने की फ्यूचर को बेटर बनाने की कैपेबिलिटी है इंडिया के पास। ऐसे निर्माणात्मक प्रोजेक्ट्स हैं जिनके द्वारा इंडिया पोस्ट कोविड-19 का जो टाइम आएगा उसमें कुछ बेटर परफॉर्म कर पाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे रोहतांग टनल के बारे में। जो रोहतांग सुरंग है 9.02 किलोमीटर्स लंबी है। ये इंडिया की सबसे लंबी रोड टनल है जिसे नाम दिया गया है अटल टनल। ये नाम दिया गया है हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे, जो कि रोहतांग पास जो रोहतांग दर्रा है इसका लोकेशन है हिमाचल प्रदेश, और ये लेह मनाली हाईवे रूट पे बनाया गया है। इसे नेक्स्ट मंथ से खोल दिया जाएगा, नेक्स्ट मंथ ये तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे डिफेंस सेक्रेटरी जो हैं यूनाइटेड स्टेट्स के, US के डिफेंस सेक्रेटरी ने ये बोला है कि इंडो पैसिफिक का जो एपी सेंटर है वो ग्रेट पावर कंपटीशन के रूप में हम उसको देख सकते हैं, वो भी चाइना के साथ। तो ये कहा है डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ US ने। व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि रशिया जो है वो तैयार है कि अगर बेलारूस में ज़रूरत पड़ती है तो बलपूर्वक जो भी काम करना है उसके लिए सहायता देने के लिए बेलारूस को रशिया जो है वो तैयार है। ये बात तब आई है जब बेलारूस में 9 अगस्त के चुनाव के बाद बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए थे, तो बेलारूस के जो अपोजिशन की कोऑर्डिनेशन काउंसिल है उन्होंने ये कहा है रशिया के बारे में मॉस्को को कि आपका जो ये मूव है फोर्सफुली जो भी सहायता प्रदान करने का बेलारूस में कि वहाँ पे बल प्रयोग किया जा सकता है तो हम उसके लिए तैयार हैं। ये इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन है। नेक्स्ट बात करेंगे चाइना ने मिसाइल्स फायर की है साउथ चाइना सी के अंदर, जब वहाँ पे US के कुछ स्पाई प्लेन्स जो हैं वो उड़ रहे थे उस एरिया के थ्रू होकर के जहाँ पे चाइनीज़ आर्मी जो है वहाँ ड्रिल करती है। ये बात तब हुई है जब US ने अनाउंस किया है 24 चाइनीज़ कंपनी को सैंक्शन करने का, 24 चाइनीज़ कंपनी को प्रतिबंधित करने का अपने यहाँ, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि ये जो कंपनीज़ हैं वो चाइनीज़ मिलिट्री को हेल्प कर रही हैं, जो भी इंटरनेशनली कंडेम किया जाता है। जो साउथ चाइना सी के अंदर आर्टिफिशियल आइलैंड बनाया जा रहा है चाइना के द्वारा, उसमें ये चाइनीज़ मिलिट्री को हेल्प करती हैं, उसके कंस्ट्रक्शन में ये कंपनीज़ हेल्प करती हैं, तो इन्हें हम अपने यहाँ बैन कर रहे हैं। इस
इस बैन में चाइना की जो कम्युनिकेशन कंस्ट्रक्शन कंपनी है वो भी शामिल है, साथ ही साथ जो चाइना की इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी ग्रुप कॉरपोरेशन है CETC वो भी है, जो कि दोनों प्रोमिनेंट स्टेट रन कंपनीज़ हैं। चाइना के द्वारा जो स्टेट रन कंपनीज़ ये दोनों हैं उनको बैन किया गया है US में, और साथ ही साथ ये इन्वॉल्व है बहुत सारी ओवरसीज़ प्रोजेक्ट्स में जो भी चाइना के द्वारा किया जा रहा है, जैसे कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI को भी लिया जाएगा इसी के साथ ही। रशिया के अपोजिशन के लीडर अलेक्सेई नावल्नी जो है उनके अचानक से बीमार होने को लेकर के रशियन पुलिस ने ये अनाउंस किया गया है कि उनकी ये जो अचानक बीमारी की परिस्थितियां बनी हैं इसकी प्रिलिमिनरी जांच की जाएगी, इसकी प्रारंभिक जांच की जाएगी। और ये पिछले हफ्ते हुआ है कि वो अचानक ही कोमा में चले गए और इसकी जांच जो है वो करी जाएगी वेस्टर्न ऑफिशियल्स के द्वारा। और इनका जो ये कोमा में जाना है लास्ट वीक, उसको सस्पेक्ट की नज़र से देखा जा रहा है कि इनको कहीं ना कहीं पॉइजन दिया गया है और ये पॉइजनिंग के कारण ही इनकी ये ऐसी हालत हुई है। नेक्स्ट बात करेंगे इजिप्ट का जो इलेक्शन कमीशन है, उन्होंने कहा है इस महीने में जो चुनाव हुए थे और उसमें जिन लोगों ने हिस्सा नहीं लिया है, जिन लोगों ने वोटिंग नहीं की है, ऐसे जो लोग हैं 54 मिलियन लोग हैं, उनके खिलाफ जो है उन मुकदमा करने की तैयारी है, उन्हें प्रोसिक्यूटर्स बनाया जाएगा। क्योंकि इस महीने की शुरुआत में ही मिस्र में जो चुनाव हुए थे उसमें मात्र 14.23% 14.23% लोगों ने ही हिस्सा लिया था। तो ये इजिप्ट के इलेक्शन कमीशन का ये बयान आया है। तो ये था डेली करंट अफेयर्स का आज का डिस्कशन। आपको इस लेक्चर की PDF एस्ट्रो एकेडमी के टेलीग्राम चैनल के साथ साथ हमारी वेबसाइट पे भी मिल जाएगी, आप कहीं से भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं। सभी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे सभी सोशल मीडिया अकाउंट से भी जुड़ें। सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। आपके कोई भी फीडबैक है, आपका कोई भी सुझाव है या फिर कोई भी क्वेरी है तो आप हमें दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा एक प्रयास है कि आप तक क्वालिटी कंटेंट को पहुंचाएं, तो हमारे इस प्रयास को सफल बनाने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप अभी नए हैं तो एस्ट्रो एकेडमी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव एन ऑसम डे।